हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ASY स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस लाइव क्लास में हम 300 क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं और इस लाइव क्लास में जो जुड़ गया आज वो 20-50 नंबर तक क्लियर कर लेगा। मतलब कि 50 नंबर आज इस टॉपिक पर, मतलब कि इस लाइव क्लास में 50 नंबर का पूरा हल दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज का इस लाइव क्लास को मिस ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब तक लाइव क्लास चलेगा तब तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको 50 का 300 क्वेश्चन करा डालेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, 10 तारीख को एग्ज़ाम है और 17 तारीख को एग्ज़ाम है। तो 10 और 17 को आएगा ही आएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक पर हमने क्वेश्चन छाटा है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हिंदी 10 नंबर में पूछा जाता है। 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर हिंदी, ये 20 नंबर आता ही आता है। और आज 20 नंबर हिंदी और अंग्रेजी के देखेंगे और जीके के क्वेश्चन भी देखेंगे, भारतीय इतिहास के भी क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कि पूरा क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, 50-60 नंबर आज क्लियर होगा ही। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आगे करा दिए हैं। मैथ के क्वेश्चन आज के लाइव क्लास में नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला है, निर्दोष का विलोम शब्द क्या होता है? निर्दोष का विलोम शब्द दोषी होता है। ठीक है, निर्दोष का विलोम शब्द क्या होता है? दोषी होता है। ठीक है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? संधि विच्छेद कीजिए महात्मा का। महात्मा का संधि विच्छेद महा प्लस आत्मा होता है। ठीक है, महात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस आत्मा। प्राचीन की पर्यायवाची शब्द बताइए। प्राचीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुरातन। प्राचीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुरातन होता है। ठीक है, प्राचीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुरातन। क्वेश्चन नंबर 204, कठिन का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कठिन का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कठिनाई है। कठिन का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कठिनाई है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं सर्वनाम के। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। दिल के टुकड़े का होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत दुखी होना। मतलब कि दिल के टुकड़े का होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होना, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ यही है, बहुत ज़्यादा दुखी होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, 8, 9, 10, बहुत क्वेश्चन आज कराएंगे। ठीक है, अन्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अन्यथा का पर्यायवाची शब्द है वरना। अन्यथा का पर्यायवाची शब्द है वरना। संधि विच्छेद कीजिए सुरेश का। सुर प्लस ई, सुरेश। संधि विच्छेद मतलब कि 2 शब्दों का बंटवारा कर दें। मतलब कि संधि विच्छेद, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन का संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कि 2 शब्दों को जोड़कर, जैसे एक शब्द इस जोड़े तो एक शब्द इस, तो 2 शब्दों को जोड़कर अगर कोई एक शब्द बनता है उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। एक शब्द को 2 शब्दों में बदल दीजिए, वही संधि विच्छेद है। ठीक है, और अग्नि का विलोम शब्द क्या है? अग्नि का विलोम शब्द जल है। ठीक है, अग्नि का विलोम शब्द क्या है? जल है। और क्वेश्चन है, उपहार का पर्यायवाची शब्द बताइए। उपहार का पर्यायवाची शब्द भेंट होता है। उपहार को हम भेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ उपहार देना होता है तो हम भेंट भी बोलते हैं, भेंट देना है। ठीक है, अधिकार का विलोम शब्द क्या है? निराधिकार। ठीक है, अधिकार का विलोम शब्द क्या है? निराधिकार। मौन का पर्यायवाची शब्द क्या है? चुप। मौन का पर्यायवाची शब्द क्या है? चुप रहना। मौन का पर्यायवाची, मौन जैसे हम चुप रहते हैं तो कोई बोलता है चुप, कोई बोलता है मौन है बहुत। इसका पर्यायवाची मतलब, पर्यायवाची एक शब्द के अनेक शब्द। पर्यायवाची का अर्थ यही होता है कि एक शब्द के अनेक शब्द होता है। ठीक है, और आकाश का तत्सम रूप बताइए। आकाश का तत्सम रूप क्या होता है? संतोष होता है। आकाश का तत्सम रूप क्या होता है? संतोष होता है। सपना का बहुवचन क्या होता है? सपने होता है। ठीक है, सपना का बहुवचन क्या होता है? सपने होता है। रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, ना कि इतिहास के क्वेश्चन में ये जाएगा, ये हिंदी का क्वेश्चन है। और लाइव क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। उनका भी अतुल महर्षि एग्जामिनेशन का पेपर होगा तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा लाइव स्ट्रीम को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप सूंघ जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सांप सूंघ जाना, कहते हैं ना कि इनको सांप सूंघ लिया है। चुप हो जाना मतलब कि एकदम मौन रहना। सांप सूंघ जाना, चुप हो जाना मतलब कि एकदम मौन रहना। एकदम मौन कोई इंसान रहता है तो उसको बोलते हैं कि सांप सूंघ लिया है। ठीक है, प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुराग है।
प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुराग है, ठीक है। शब्द का विलोम शब्द क्या है? निशब्द। निशब्द मतलब कि शब्द कोई है, उसका विलोम शब्द उसका उल्टा होता है। जैसे कि अच्छा का विलोम शब्द क्या है? बुरा है, उसका उल्टा होता है। विलोम शब्द में उसका उल्टा ही होता है। कोई भी विलोम शब्द देगा तो उसका उल्टा ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र का विलोम शब्द बताइए। परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है? परतंत्र होता है। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? परतंत्र। दंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? सजा। दंड, सजा, मार पीट कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। दंड, सजा मतलब कि पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, ठीक है। शुद्ध का विलोम शब्द क्या है? अशुद्ध। शुद्ध का विलोम शब्द मतलब कि शुद्ध का उल्टा क्या होता है? अशुद्ध ही होता है, तो वो विलोम शब्द हुआ, ठीक है। नम्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है? विनम्रता। नम्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है? विनम्रता। नम्रता और विनम्रता एक ही है, ठीक है। एक शब्द के अनेक शब्द, ठीक है। ज्ञान का विलोम शब्द क्या है? अज्ञान। ज्ञान का उल्टा क्या हुआ? अज्ञान हुआ, ये विलोम शब्द हुआ, ठीक है। उदार का विलोम शब्द क्या है? कृपण। मतलब कि उदार का उपकार, कृपा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उदार का उल्टा क्या होता है? कृपण होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्रोध को हम गुस्सा भी बोलते हैं ना, कि गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, ठीक है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार है, ठीक है। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार। नील का बहुवचन क्या होगा? नीले। नील का बहुवचन क्या होगा? नीले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम शब्द क्या है? विष। अमृत का विलोम शब्द विष है। अभिनव का पर्यायवाची शब्द नवीन है। अकेला का बहुवचन अकेले है। सत्य का विलोम शब्द असत्य है, ठीक है। आगे हम देखेंगे। अमृत का विलोम शब्द क्या है? विष है। अभिनव का पर्यायवाची शब्द क्या है? नवीन है। अकेला का बहुवचन क्या है? अकेले है। तो आप लोग लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इस लाइव स्ट्रीम को लाया गया है, ठीक है। सत्य का विलोम शब्द क्या है? चलिए अगले देखते हैं। सत्य का विलोम शब्द क्या होता है? असत्य होता है, ठीक है, असत्य। और समाप्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंत। समाप्त को हम अंत भी बोलते हैं ना। समाप्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंत। मनुष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मनुष्य या महिला, ठीक है। मनुष्य मतलब कि मनुष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मनुष्य या महिला होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236। जल का विलोम क्या होगा? जल का विलोम क्या होगा? थल। जल का विलोम क्या होगा? थल। पिता का स्त्रीलिंग क्या है? माता। पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? माता है, ठीक है। सुनना का विलोम शब्द क्या है? असुनना। सुनना का उल्टा क्या होता है? असुनना होता है, तो उसका विलोम शब्द हो गया, ठीक है। सुनना का उल्टा क्या होता है? असुनना, तो उसका विलोम शब्द क्या हो गया? असुनना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239। तत्काल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तत्काल को हम तुरंत भी बोलते हैं, मतलब कि तत्काल चलिए, तुरंत चलिए, किसी को कहते हैं ना तत्काल चलिए, तुरंत चलिए, अभी चलिए, ठीक है। इसका पर्यायवाची एक शब्द के अनेक शब्द। सपना का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वप्न। मतलब कि हम लोग कहते हैं ना, आपने आज मैंने स्वप्न देखा, सपना देखा, इसका पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द के अनेक शब्द। दिन का विलोम शब्द क्या है? रात। दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है, ठीक है। दिन का विलोम शब्द क्या हो गया? रात हो गया। आनंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। आनंद का पर्यायवाची शब्द सुख होता है। कहते हैं ना कि हमें सुख प्राप्त हुआ, आनंद मिला, ठीक है। मज़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर सुख और आनंद ही पूछता है, ठीक है। और कठोर का विलोम शब्द क्या है? कोमल है। कठोर का विलोम शब्द क्या है? कोमल, ठीक है। कठोर का विलोम शब्द क्या है? कोमल। मित्र का मित्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछता है अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन में, ठीक है। मित्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मित्रा है, मित्रा, ठीक है। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश है। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश, अंबर, ये सब भी कह सकते हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। हम आकाश को क्या कहते हैं? अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुख का विलोम शब्द क्या है? दुख का विलोम शब्द सुख है। दुख का विलोम शब्द क्या है? सुख है। दुख का विलोम शब्द सुख है। दुख का उल्टा सुख होता है। शीत का विलोम शब्द उष्ण होता है, उसका उल्टा ही है बस। दूर का पर्यायवाची क्या है? परे। दूर का पर्यायवाची क्या है? परे। परे मतलब कि दूर, एक शब्द के अनेक शब्द, वही है और कुछ नहीं है, ठीक है।
मित्रता का विलोम शब्द क्या है? शत्रुता। मित्रता का विलोम शब्द क्या है? शत्रुता। आसान भाषा में बोले तो दोस्ती दुश्मनी, ये हो गया, ठीक है। दोस्ती का विलोम शब्द दुश्मनी, मित्रता का विलोम शब्द शत्रुता, ठीक है। बस विलोम शब्द में उल्टा ही होता है, ठीक है। निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्धन को हम गरीब भी बोलते हैं, ठीक है, गरीब भी बोलते हैं, ठीक है। निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? एक शब्द के अनेक शब्द, गरीब। गरीब। तुलसीदास की रचना कौन सी है? मतलब कि तुलसीदास जो है वो कौन सी रचना करे थे? रामचरितमानस की रचना करे थे। किसकी रचना करे थे? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया था। तुलसीदास जी ने कौन सी किसकी रचना किया था? रामचरितमानस की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद के। क्योंकि व्याकरण के अब 50 क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम हिंदी के 50 क्वेश्चन मतलब साहित्यिक से लिए हैं, क्योंकि अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन व्याकरण से थोड़ी ना आएगा ज़्यादा, और इसमें से तो भी आएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 200-300 क्वेश्चन को हल देख लेंगे और आपका 20-50 नंबर एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 200-300 क्वेश्चन में कम से कम 50 क्वेश्चन तो फंसेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही लाया गया है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद के हैं, ठीक है। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद ही हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला उनके द्वारा लिखी गई। किनके? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, ठीक है। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान के लेखक हैं। महादेवी वर्मा का संबंध किस युग से है? छायावाद युग से। महादेवी वर्मा का संबंध किस युग से है? छायावाद युग से, ठीक है। गीतांजलि का रचयिता कौन है? गीतांजलि का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मनगण के रचयिता भी हैं और गीतांजलि के रचयिता भी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत भारती पुस्तक किसकी रचना है? भारत भारती पुस्तक किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारत भारती पुस्तक किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। एक गीत एक लय कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी कौन है? अज्ञेय जी। एक गीत एक लय कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 261। तार सप्तक क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? तार सप्तक क्या है? कविता संग्रह है, ठीक है। तुलसीदास की कौन सी कृति विश्व प्रसिद्ध है? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम है। तुलसीदास की कौन सी कृति विश्व प्रसिद्ध है? अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है। सूरसागर किसने लिखा था? सूरसागर नाम ही से पता चल रहा है किसने लिखा होगा। सूरसागर, ठीक है, सूरदास जी ने लिखा था। उनकी रचना है सूरदास जी की सूरसागर, ठीक है, बहुत फेमस रचना है। कबीर के दोहे किस शैली में लिखे गए? साखी, ठीक है। तो आप लोग लाइव स्ट्रीम को शेयर ज़रूर करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उनका भी फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इस लाइव स्ट्रीम से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो मैंने लाइव स्ट्रीम लिया है, और आप लोग ही नहीं जुड़ेंगे तो हमारा आने का मतलब ही क्या रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हिंदू धर्म का प्रचार करने वाला प्रमुख संत कौन थे? स्वामी विवेकानंद। हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम प्रमुख संत कौन थे? स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रचार करते थे वो, ठीक है। हिंदी के किस संत कवि ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया? कबीरदास। कबीरदास ने निर्गुण भक्ति का खूब प्रचार किया है, ठीक है। गीतांजलि को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार गीतांजलि को प्राप्त हुआ, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत महाकाव्य रचना है। ठीक है। परसाई जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब कि परसाई जी जो लेखक हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? व्यंग लेखन के लिए। व्यंग लेखन के लिए परसाई जी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। इन तीनों कवियों ने भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 272। शेखर का जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। शेखर जो जीवनी है उसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी। ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? श्रीधर पाठक परीक्षा गुरु। श्रीधर पाठक परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। हिंदी में हमने 100 क्वेश्चन करा दिया तो 10 नंबर फंस गया, समझ लीजिए। ठीक है। आपका 10 नंबर पूरा हो गया। ठीक है। 10 नंबर मिलेगा ही मिलेगा इस क्वेश्चन को अगर आपने पूरा देखा होगा। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य युग का। मतलब कि आधुनिक हिंदी साहित्य युग का जनक माना जाता है। ठीक है। अब इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आते हैं हम आपको बता दें। इंग्लिश में क्वेश्चन पहला तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा। ठीक है। किससे आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। इसको हमें बताना रहेगा क्या होगा इसका। ठीक है। तो आपको बस दिमाग लगाना है। पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग में ही समझना है कि क्या होगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। पर्सन, प्लेस मतलब कि स्थान, व्यक्ति, इस किसमें आते हैं? नाउन में, संज्ञा में आता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। पर्सन, प्लेस और थिंग मतलब कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान आदि शब्द आते हैं ना। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो इसमें बोला है विच पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया किस में आता है? नाउन में आता है। ठीक है। ये सब किस में आते हैं? नाउन में। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 276। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोनाउन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन। इसमें हमें प्रोनाउन निकालना है। प्रोनाउन कौन सा है? प्रोनाउन हमें ही है। ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर ही प्रोनाउन है। ठीक है। प्रोनाउन क्या है? ही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 277। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अंग्रेजी का देख लीजिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्ड अ नाउन। ठीक है। इसमें हमें बताना है क्या है? वर्ब है कि एडजेक्टिव है, कंजक्शन है कि एडवर्ब है। ठीक है। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 278। विच ऑफ दीज इज एन एडवर्ब। मतलब कि इसमें हमें एडवर्ब निकालना है कि किसको हम एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब किसको कहते हैं? मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है। ठीक है। स्लोली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 279। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसेंट वर्ड्स प्रोसेज ऑफ क्लाउज। मतलब कि इसमें हमें निकालना है क्या है? नाउन है, कंजक्शन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। क्या है ये? इसको पूरा पढ़िए। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसेंट वर्ड प्रेस और क्लाउज। ठीक है। तो इसमें क्या है? यह एक कंजक्शन है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी कंजक्शन है। ठीक है। क्या है ये? कंजक्शन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 280। अब टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा? टेंस से। टेंस तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना। व्हाट इज करेक्ट
सिंपल फॉर ऑफ टू गो फॉर ही, मतलब कि ही को ही जब गो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, मतलब कि ही है, ही के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा, क्या लगेगा, मतलब कि ई एस ई या ई एस यस या ई एस, सॉरी दोस्त, यस या ई एस किस में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गोज होगा। ठीक है, ही के साथ हम ज़्यादातर गोज का प्रयोग करते हैं, ना कि गोन, गो के थर्ड फॉर्म को गोन का प्रयोग करेंगे, गोइंग की, वो तो गोइंग तो आई एन जी किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और गो तो सिंपल में रहता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का टेंस है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गोज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि इसमें देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है। अतुल महसूरी एग्जामिनेशन में ज़्यादा कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, ठीक है, बस समझने का फेर है, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि इस सेंटेंस को पढ़िए, चारों सेंटेंस को, और बताइए कि इसमें से पार्ट्स कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, बस, और कुछ नहीं करना है। आपको पहचानना है कि पार्ट्स कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है। पार्ट्स कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर होती है। ठीक है, क्या होती है, वाज या वर होती है, WERE। ठीक है, वाज या वर होती है, सिंपल समझना है। पास्ट इंडेफिनिट यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर होती है। वाज या वर हमें साफ साफ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में वाज या वर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सी है, ये एक क्या है, सी के साथ वाज लगता है, एक वचन है ना, सिंगुलर नंबर सी है, तो इसके साथ वाज लगेगा, तो वाज है, तो ये पार्ट्स कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। चूज द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें बोला गया है कि इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसमें से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है, बस यही बताना है। ठीक है, क्या बताना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव होती है और शैल हैव होती है। क्या होती है, विल हैव और शैल हैव, विल हैव होती है और शैल हैव होती है। तो इसमें सिंपल देखना है कि विल हैव कहाँ लगा है और शैल हैव कहाँ लगा है। आई है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, आई को सिंगुलर नंबर माना जाता है, इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब विल का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें साफ साफ ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है कि आई विल हैव स्टूडेड हार्ड। ठीक है, स्टूडेड हार्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बस हेल्पिंग वर्ब चुनना है, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिख गई, वही हमका हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए क्या होता है, हैज हैव का प्रयोग करते हैं। उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, हैज हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज है और हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो सिंपल से हमें देखना है कि हैज और हैव कहाँ पर लगा है। सिंपल सा हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 284। व्हाट इज द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ EAT। ठीक है, मतलब इसमें बताना है व्हाट इज द पास्ट सिंपल फॉर्म, मतलब कि पास्ट के सिंपल फॉर्म बतानी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, ATE। EAT नहीं होगा, ATE होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गया भाई क्या, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। क्या आ गया, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज।
एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज से। तो विच सेंटेंस इज इन पैसिव वाइज, मतलब कि इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि इसमें से पैसिव वाइज कौन सा है। ठीक है, तो पहला है ही राइट्स आ लेटर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, द लेटर वाज रिटन बाय हिम। इसमें हम समझेंगे कैसे, इन तीनों ऑप्शन में क्या है, इन तीनों ऑप्शन में क्या है, आई इंजॉय मूवीज। इन तीनों ऑप्शन में आपको थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही होगी, ठीक है, और बाई नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जब हम पैसिव वाइज में बदलते हैं तो बाई ज़रूर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाई, बाई का प्रयोग ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा आंसर छुपा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं कि थर्ड फॉर्म भी लगी है और हमारा बाई भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बाई हिम, द लेटर वाज रिटन बाई हिम। ये क्या है, ये एक पैसिव वाइज है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 286, चूज द करेक्ट एक्टिव वाइज फॉर्म, द बुक वाज रीड बाई हिम। मतलब कि हमें क्या दे दिया गया है, हमें एक पैसिव वाइज बनाकर दे दिया गया है। अब इन चारों ऑप्शन में हमें चुनना है कि एक्टिव वाइज इसका क्या है। इन चारों ऑप्शन में देखना है कि एक्टिव वाइज क्या है। एक्टिव वाइज मतलब कि क्या है, तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि ही हार्ड द बुक, ही रीड द बुक, सॉरी दोस्तों हार्ड निकल गया मुँह से, ही रीड द बुक, मैंने किताब मैं किताब, वह किताब पढ़ता है, मतलब कि वह किताब पढ़ता है। और इसका पैसिव वाइज क्या होगा, द बुक वाज रीड बाय हिम। मतलब कि जब एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में चेंज किया जाता है तो वह पैसिव वाइज फॉर्म में पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होता है। क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट में दिया गया है तो हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट को ढूंढना है, कहाँ पर है वो। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, ही रीड द बुक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ही रीड द बुक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, कहाँ आगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। कन्वेंट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम हैप्पी। क्या बोला है, हमें एक दे दिया गया है क्वेश्चन, अब बोला है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। किसको बदलना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है, शी सेड आई एम हैप्पी। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिंपल सा रूल है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, तो हम इन्वर्टेड कामा हटाते समय क्या यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हमारा जो है क्या, ये वाला आई एम हैप्पी, अगर ये किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। तो हमें पास्ट इंडिफिनिट सिर्फ ढूंढना है किस सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट यूज हुआ है। पास्ट इंडिफिनिट का पहचान क्या होती है, वाज वर। तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। बस यही ऐसे ही क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना है अतुल मैसूरी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग ग्रुप को शेयर ज़रूर करते रहिए। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर 288, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि हमें एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दे दिया गया है। क्या, इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दे दिया गया है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। अब समझना कैसे है, समझना सिंपल सा है।
क्योंकि ये ही सैड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसे कोई हटा ही नहीं सकता। और दैट की जगह पर हम कामा लगाएंगे और वो चारों ऑप्शन में हमें दिख रहा है। अब समझना क्या है, ही वर्ल्ड गो, ही वुड गो, ही वुड गो, हमें समझना यही है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें चेंज किस में करना है, नहीं, ही वुड गो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये फ्यूचर में है। सॉरी, हमें समझ नहीं आया, ये फ्यूचर में है, तो हमें चेंज किस में करना है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, किसका है, फ्यूचर परफेक्ट। तो चेंज किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के मतलब कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती, पहचान क्या होती, विल और शैल होती है। क्या होती, विल और शैल। बस इसी प्रकार से हम समझ लेंगे विल और शैल कहाँ पर लगा है। विल और शैल, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में विल और शैल लगा है। किसमें, दो ऑप्शन में, ए और बी में विल लगा है। उससे समझ आ जाता है कि ये दोनों ऑप्शन में एक सही है। ठीक है अब यहाँ पर आई भी है और ही भी है, इसमें अर्झा दिया। तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई है तो ही में बदलते हैं, ही है तो आई में बदलते हैं। ठीक है, यही होता है। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसमें ही है, क्या है, ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। कुछ इसी प्रकार से समझना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गया आर्टिकल। आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत आते हैं अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें हमको भरना रहेगा खाली स्थान को। ठीक है, खाली स्थान में क्या भरेंगे हम, फिल इन द ब्लैक विथ आ सूटेबल आर्टिकल। आगे डैश कर दिया है, सन राइज इन द ईस्ट, मतलब कि सूर्य पूरब से उगता है। अब इसमें आगे क्या होगा, ए होगा कि एन होगा, नो आर्टिकल नीडेड, द होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, द भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 290। चूज द करेक्ट आर्टिकल। सी इज डैश कर दिया है, हॉनेस्ट पर्सन, सी इज हॉनेस्ट पर्सन। अब इसमें हमको भरना है, इज के बाद क्या आता है, इज के बाद तो हम ज़्यादातर ए एन का प्रयोग करते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आर्टिकल अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर भर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, एन होगा, ए नहीं भरा जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ गया भाई। अब क्या आएगा, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन लिया गया है। किससे क्वेश्चन लिया गया है, प्रीपोजिशन से। फिल इन द ब्लैक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज अफेयर्ड स्प्रेड्स, मतलब कि स्प्रेड्स, इसमें जो डैश है वो भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, अगर आप लोगों ने प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ये सब टॉपिक जो करा रहा हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको 10 नंबर इंग्लिश में बिना कुछ किए लेना है तो जो जो टॉपिक कराया हूँ वो टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे ही आते हैं। हमारा काम है बहुविकल्पी प्रश्न करवाना। ठीक है, तो हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को अगर प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, इसमें ऑफ भरा जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ऑफ क्यों लगा, इन क्यों नहीं लग गया, ऑन क्यों नहीं लग गया, ऐट क्यों नहीं लग गया। कुछ सेंटेंस के भाव के अनुसार भी हम लगा सकते हैं। ठीक है,
अगर नहीं पढ़े हैं तो सेंटेंस को भाव समझ रहे हैं तो लगा सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 292, चूज द राइट प्रीपोजिशन। क्या बोला है? चूज द राइट प्रीपोजिशन। ही इज गुड मैथ। अब इसमें क्या भरा जाए? इन, ऑफ, बाई, एट। आप चारों ऑप्शन लगाकर चेक करिए। ही इज गुड एट मैथ, ये सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। यही होगा क्या? यही होगा। आपको लग रहा है ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे तुक्का मत मारिए और पढ़िए प्रीपोजिशन अच्छे से। जैसे हम ही इज गुड इन मैथ, ये भी नहीं बैठ रहा है। जैसे ही इज गुड ऑफ मैथ, नहीं। जब तक प्रीपोजिशन अच्छे से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंजक्शन से क्वेश्चन आ गया भाई। किससे क्वेश्चन आ गया? कंजक्शन से क्वेश्चन आ गया। प्रीपोजिशन तो पढ़े ही थे आप कंजक्शन पढ़िए। फिल इन द ब्लैक विथ कंजक्शन, मतलब कि जो डैश वाला स्थान है उसमें कंजक्शन भरना है हमको सेंटेंस के भाव के अनुसार। आई वॉन्ट टू प्ले डैश, इट इज रैनिंग। अब इसमें भरना क्या है? जो इसका अर्थ समझेगा, जो कंजक्शन पढ़ा रहेगा वही भरेगा। तो हमारा काम है बहुविकल्पी कराना, तो हम आपको आंसर भी बता दे रहे हैं और कंजक्शन हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कंजक्शन प्रीपोजिशन, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल आप पहले अतुल महसूस की तैयारी करिए और जब खाली समय पाइए तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन देखिए कि सब कैसे होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बट, ठीक है, बट होगा। 294 क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट कंजक्शन। सी इज सिंगिंग डैश, सी इज हैप्पी। अब क्या होगा? अब क्या भरा जाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने भी नहीं किया है ना इसको, ठीक है। आप लोगों की तैयारी के लिए कंजक्शन पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। हम भी पढ़ेंगे, क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज भरा जाएगा। जब तैयारी करना है अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन की तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। हमारा भी पेपर 10 तारीख को है, क्या करें? हम भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी करा रहे हैं, बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो आज के इस महा मैराथन क्लास में आप लोग अच्छे से तैयारी करिए भाई, ठीक है। क्योंकि 10-20 नंबर तो हम ऑलरेडी आपका करा चुके हैं 20 नंबर, क्योंकि 10 नंबर तो हिंदी का करा दिए और 10 नंबर ये ख़त्म होने वाला है किसका? इंग्लिश का। 2-3 क्वेश्चन और है बस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज होगा। अब आ गया भाई सिनोनिम्स और एटोनिम्स। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन में। अब इसमें पूछा क्या है? 295 क्वेश्चन में सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स मतलब कि ये आपको भाव क्या देता है, इसका मतलब यही है। ब्यूटीफुल मतलब आप क्यों किसी वस्तु को ब्यूटीफुल क्यों बोले, आपको कैसे, मतलब कि वो अट्रैक्टिव किया ना, मतलब कि आपको वो आकर्षित किया। जो सुंदर वस्तु थी उसने आपको आकर्षित किया, इसीलिए उसको ब्यूटीफुल आपने बोला। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एट्रैक्टिव, ठीक है, एट्रैक्टिव, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एट्रैक्टिव। चलिए और क्वेश्चन कराते हैं। चूज द
एटानॉमिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव, अब आप भाव को समझिए और इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वार्डली। क्या होगा? क्वार्डली। इसका ऑप्शन नंबर बी क्वार्डली होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेंटेंस करेक्शन, मतलब कि अतुल महसूरी एग्जामिनेशन में सेंटेंस करेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। अब सेंटेंस करेक्शन क्या होता है? कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें एरर बताना है आपको। क्या बताना है? एरर बताना है। इसमें एरर क्या है, गलती कहाँ पर हुई है, यही बताना है बस। सेंटेंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद जहाँ गलती लगे वहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि ये गलती है, यही आंसर होगी। जैसे कि शी डू नॉट लाइक पिज्ज़ा, मतलब कि वह पिज्ज़ा को लाइक नहीं करता है। तो इसमें एरर क्या है? इसमें एरर डू नॉट ही है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें समझिएगा कहाँ पर क्यों एरर बोला गया डू नॉट को। अब सी जो है, सी जो लगा है, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईएस का। तो डू नॉट में डज लगा है? नहीं लगा है। तो इसमें एरर हुआ कि नहीं हुआ? एरर हुआ। इसमें होगा डज नॉट, क्योंकि सी सिंगुलर नंबर है। क्या है? सी सिंगुलर नंबर। ठीक है, जितना आता था उतना बता दिया और आपको समझ में आ गया भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 298। करेक्ट द सेंटेंस ही आर आ गुड प्लेयर, मतलब कि इसमें हमें बताना है इस सेंटेंस में करेक्ट, मतलब कि इस सेंटेंस में त्रुटि क्या हुई है, इसको सही करना है। त्रुटि को नहीं बताना है, इसमें जो त्रुटि हुई उसको सही करना है। तो हम आपको बताएं त्रुटि कहाँ हुई है। ये ही है। ही की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और ही के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? इज लगता है बाबू। क्या लगता है? इज लगता है। तो ही इज अ गुड प्लेयर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ही इज अ गुड प्लेयर। बस ऐसे ही, ठीक है, छाटना है क्वेश्चन। इंग्लिश में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए यार, फालतू में हड़बड़ाते हैं सब इंग्लिश में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन भी आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो आप लोग लाइव क्लास में कमेंट भी करिए और लाइव क्लास में शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो चूज द करेक्ट फॉर्म ईच ऑफ द स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल, इसमें हमें डैश को भरना है, डैश को भरना है। तो इसमें क्या होगा? इज राइट आंसर ए, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 300, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है, मतलब कि चारों ऑप्शन पढ़ना है, चारों ऑप्शन में जो करेक्ट है वही बोलना है, मतलब वही टिक लाना। तो चारों ऑप्शन में जैसे दे हैज बीन वर्किंग हार्ड, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, दे हैव बीन वर्क्स हार्ड, दे बीन वर्किंग हार्ड। डी वाला तो ऐसे ही नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। सी वाला भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब फंसता है क्या? ए और बी। ए और बी में सब सेम है। दे हैज बीन वर्किंग हार्ड, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड। अब इसमें समझना है हैज लगेगा कि हैव लगेगा। अब दे है भाई, क्या है? दे। प्रॉब्लम को समझिए, मतलब कि त्रुटि को पकड़िए। दे है, दे एक प्लूरल नंबर है। क्या है? प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है? हैज है तो हैव भी लगेगा ना।
क्या लगेगा, हैव ही लगेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड। इसका आंसर बी वाला तो होगा। ठीक है, बस अब आपको हम बताएंगे। आपका 20 नंबर तो क्लियर हो गया। क्या हो गया, 20 नंबर क्लियर ही समझिए आप। अब 20 नंबर में आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट पाएगा अगर आपने सही से पढ़ा है तो। अब आपको पढ़ाएंगे प्राचीन भारत से संबंधित, मतलब कि प्राचीन भारत, इतिहास के क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको हम। क्या पढ़ाएंगे, इतिहास के क्वेश्चन। 301 क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंधु नदी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंधु नदी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ, वर्तमान में नेपाल में, लुम्बिनी के नेपाल में हुआ। ठीक है, तो और क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। महावीर जैन का संबंध किस धर्म से था। महावीर जैन का धर्म, मतलब कि जैन का संबंध किस धर्म था, जैन धर्म। जैन नाम है तो जैन धर्म से संबंध ही रहेगा उनका। ठीक है, आर्यों ने भारत में सबसे पहले किस नदी के किनारे अपना निवास बनाया। सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे उन्होंने अपना निवास बनाया आर्यों ने, भारत में आने से पहले। भारत का एक नाम आर्यवत भी है। ठीक है, भारत के कितने नाम है, 4 नाम, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आर्यवत। ठीक है, भारत को 4 नाम से बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत में। किस भाषा में हुई थी, संस्कृत में। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत में हुई थी। ठीक है, और मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सा भारतीय राजा सिकंदर के आक्रमण का सामना करने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि सिकंदर का आक्रमण का सामना वो कर लेता था, वो भारतीय राजा था। कौन था, पोरस। कौन था, पोरस था। वो सिकंदर का आक्रमण सह लेता था, मतलब कि उससे युद्ध कर लेता था, सामना उसका कर लेता था। पोरस बहुत ही क्रांतिकारी था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक लगभग 268 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 268 ईसा पूर्व में लगभग। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले से ही कराया था, रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि आने के चांसेस ज़्यादा हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न। अब भैया मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न, मतलब कि ये सब भी क्वेश्चन अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक तो कोई नहीं कराया होगा। सब जीके, जीएस, रीजनिंग यही सब करा रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से कोई क्वेश्चन ही नहीं करा रहा है। तो ये सब देखते हुए मैंने ये सब क्वेश्चन लाया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। यह तो सबको पता होगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक कौन थे, बीरबल थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक कौन थे, बीरबल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 315। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे, विजयनगर साम्राज्य। कौन से राज्य के राजा थे, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है,
और बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था? गौतम बुद्ध। किस नाम से जाना जाता था? गौतम बुद्ध। बाबर की मृत्यु के बाद सम्राट कौन बना? हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद सम्राट कौन बना? हुमायूं बना। ठीक है। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। औरंगजेब ने किसको फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है बताइए आप सब लोग कमेंट में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गया भैया क्या? आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न। क्या आ गया? आधुनिक भारत से संबंधित, मतलब कि भारतीय इतिहास बहुत पूछा जाता है तुलना हिस्ट्री एग्जामिनेशन में। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरठ। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन कहाँ चलाया? चंपारण, बिहार का आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण, बिहार का आंदोलन। महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन चंपारण में चलाया था, वो भी बिहार। चंपारण आंदोलन बिहार में चलाया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 324 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में, जो कि महात्मा गांधी ने लगाया था भारत छोड़ो आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। एक चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था, जो वनों की कटाई तेजी से चल रही थी, तो भारतीय लोगों ने पेड़ों पर चिपक कर उसको रक्षा करते हुए चिपको आंदोलन चलाया था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ठीक है। भगत सिंह का नारा क्या था? भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद था। क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक। अब आ गया भैया आधुनिक विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित प्रश्न? आधुनिक विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न। ठीक है। अगर इतना पढ़ लिया तो 50 नंबर कहीं नहीं गया है, और 50 नंबर की तैयारी मैंने ऑलरेडी करा ही रखी है, क्योंकि हमारे चैनल पर जाइए तो वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, जो 20-25 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसमें 50 नंबर कोट के भरा है, और ये टॉपिक पर 50 नंबर तो हमने क्लियर करा ही दिया। ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 334 क्वेश्चन है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, वैसे अमेरिका में 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे।
वो भी नेल्सन मंडेला, जो कि उन पर एक कहानी बनी हुई है, ठीक है, जो कि क्लास 10th में है। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है। पहली औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? पहली औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से हुआ। पहली औद्योगिक क्रांति का आरंभ कब हुआ? इंग्लैंड से हुआ। नाटो का पूरा नाम क्या है? अब नाटो का नाम पहली बार सुन रहे हो तो नाटो के बारे में जानो क्या। नाटो क्या होता है? जब किसी मतलब कि पूरे देश का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि ये जो भी रोग फैलता है उसके रोग के बारे में डिस्कशन करता है और लोगों को चेतावनियाँ देती हैं कि इससे बचें, इससे बचें, ठीक है। तो सबसे पहले नाटो ही पहला कदम उठाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्राइटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ट्राइटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्राइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा। दुनिया का पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक। कौन था? स्पुतनिक दुनिया का पहला उपग्रह था। दुनिया का पहला उपग्रह कौन था? स्पुतनिक था, ठीक है। और एडोल्फ हिटलर किस देश का तानाशाह था? एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। एडोल्फ हिटलर किस देश का तानाशाह था? जर्मनी का, ठीक है। भारतीय संविधान एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रश्न। क्या है? भारतीय संविधान एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रश्न। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का प्रारूप किसके नेतृत्व में बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? 1947 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को किस नाम से भी जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से। किससे? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत का तिरंगा झंडा किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत का तिरंगा डिजाइन किया था, जो कि बहुत प्यारा लगता है, भारत देश का तिरंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी उन्हें बोला जाता है, तो झांसी से ही संबंध होगा, ठीक है। डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया डांडी मार्च का नेतृत्व। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली को। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। पृथ्वी के सबसे भारी परत क्या है? स्थलमंडल है। क्या है? स्थलमंडल, ठीक है। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी फीमर हड्डी, जांघ की हड्डी। सूर्य की किरणों में किस विटामिन की मात्रा होती है? विटामिन डी की मात्रा होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन करा चुके? 354 क्वेश्चन करा चुके हैं आप लोगों के लिए। 55 क्वेश्चन क्या है? 355 क्वेश्चन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। प्रकाश का वेग कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग, ठीक है। किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु गैस बोला जाता है, ठीक है। पौधे में भोजन करने की
भोजन किस प्रक्रिया से बनता है? प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां है? 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 206। मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस होता है? ये बहुत टॉपिक आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस होता है? मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस जिससे हमें सब कुछ दिखाई देता है, ये पूरा संसार दिखाई देता है, वह कौन सा लेंस होता है जो हमें दिखाता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में होती है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा? कैल्शियम है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिक होता है। दूध में पाया जाने वाला सब मुख्य प्रोटीन कैल्शियम है। चलो भैया 65। उगते और डूबते सूरज लाल रंग क्यों दिखाई दे? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। वायु का प्रमुख घटक कौन सा है? नाइट्रोजन है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है। किस धातु को लोहा बनाने का में प्रयोग किया जाता है? लोहे का अयस्क को। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्फिंक्टर है, जो कान की हड्डी है। ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मी की खोज की थी। कृत्रिम वर्षा के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है। हाथी दांत मुख्यतः किस पदार्थ से बना होता है? डेंटिन से। किससे? डेंटिन से। एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलोवेरा। ठीक है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? विटामिन के। रेडियम किस बीमारी का इलाज में उपयोगी है? कैंसर। रेडियम किस बीमारी के इलाज में उपयोगी है? कैंसर। अंडे की सफेदी में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? अंडे की सफेदी में मुख्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा मतलब कि वायरस है जो मलेरिया हो जाता है इंसान को। ठीक है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा में। किसमें? पारा में जो है वो थर्मामीटर, जो किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा में। तारे किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। रेड प्लेटेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल ग्रह को जाना जाता है। भूपर्वतीय प्लेटों को के खिसकने से कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? मतलब कि पृथ्वी जिस पर टिकी है, बेलनाकार पर टिकी होगी पृथ्वी। हम सुने हैं कि पृथ्वी जो है वो प्लेटों पर टिकी है, मतलब कि बेलनाकार पर टिकी है, तो उसके टकराने से भूकंप आता है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूकंप। भूगर्मी प्लेटों को खिसकने से कौन सी आपदा होती है? मतलब जब वो खिसकती है तो भूकंप आता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तांबा है। बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तांबा है। डायनामाइट के मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है? ग्लिसरीन। ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है। डायमंड के मुख्य पदार्थ हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक कोशिका वाला जीव कौन सा है? अमीबा। एक कोशिका वाला जीव कौन सा है? अमीबा। कंप्यूटर की मेमोरी मापन किस में होता है? बाइट में होता है। किस वैज्ञानिक को गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? ये बताओ भाई। कैप्सेसियम। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसियम का कारण होता है। तांबा और जस्ता मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनती है? पीतल। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? वह दूरी जो एक वर्ष में तय की गई है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करती है हमारे शरीर में। फलों का पकाना किस गैस से प्रभावित होता है? एथिलीन। एथिलीन से फलों को पकाया जाता है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से
उत्पन्न होती है। ठीक है। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कणों को क्या कहते हैं? नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। किस धातु को गलाने पर उसकी सतह हरी परत बन जाती है? तांबा। गाय के दूध में किस विटामिन की मात्रा होती है? विटामिन B2 की मात्रा। विटामिन B2 की मात्रा। आई होप आपको 400 क्वेश्चनों की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही और लाइव स्ट्रीम अब समाप्त होती है। ठीक है। आप सब लोग लिए बस इतना ही लाइव स्ट्रीम में, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, धन्यवाद। ठीक है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही।